नाउ नेक्स्ट इज द रेजोनेंस एनर्जी। हेडिंग डालो। रेजोनेंस एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट इज कि रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है। तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का, ठीक ना, जो एनर्जी गैप होता है उसी एनर्जी गैप को ही या फिर एनर्जी डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। यानी कि क्या हम लोग क्या बनाएंगे, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसकी जो स्टेबिलिटी रही होगी और यानी कि उसकी जो एनर्जी रही होगी, यानी कि बोल सकते हो, क्या लिख लो, पहले क्या लिख लोगे, द एनर्जी डिफरेंस। डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल contributing structure and resonance hybrid। ठीक है, किसके इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस रहा होता है, मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी गैप रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। और इसको जो है ना किसके हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। किससे कैलकुलेट किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इट हैज बीन कैलकुलेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या लिखोगे, इट कैन बी कैलकुलेटेड calculated from the concept of heat of हाइड्रोजनेशन। किससे कैलकुलेट किया जा सकता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है। किस कॉन्सेप्ट से, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है ना, अब देखो जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस होगा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। लेट सपोज कि यहाँ पर जो है ये क्या, इधर क्या हमारे पास में एनर्जी है, क्या है, एनर्जी। इस एक्सिस पर क्या है, एनर्जी है। ठीक ना, यहाँ पर जो एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये किसकी एनर्जी है, रेजोनेंस हाइब्रिड। एक बात याद रखना कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, यानी कि अगर हम बोले केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो जो बीमार आदमी वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द मतलब हेल्दी इंसान। ठीक है ना, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और मोस्ट स्टेबल जो रहा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लेट सपोज कि हमारे पास में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर 1 है, लेट सपोज हमारे पास में 2 है, यहाँ पर मतलब मान के चलो कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। लेट सपोज कि यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो जो सबसे स्टेबल वाला है, सबसे स्टेबल कौन रहा होगा, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल रहा होगा। ये क्या रहा होगा, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहा होगा ये। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, यानी कि ये वाला जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही है ये, कि जो एनर्जी गैप होगा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, उनका स्टेबिलिटी। और पहली बात तो ये जो है हमारे पास में ये कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक ना, किसके हेल्प से, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कॉन्सेप्ट से इसको कैलकुलेट किया जाता है, रेजोनेंस एनर्जी को। ठीक है ना, सबसे पहले बात ये समझो कि जो एनर्जी गैप होगा ना, हमने क्या कहा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे कि
मेरे पास क्या है, फिनोल है, फिनोल है, ऐसा कुछ है ये फिनोल। फिनोल में ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिलोकलाइज्ड होगा इस तरह से। रेजोनेंस में हम लोगों ने बात किया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा है। तो ये लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में जाएगा, ये पाई बॉन्ड कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। देख लो, इधर से देख लो, OH है, ऑक्सीजन के पास क्या रहा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर यहाँ पर जाएगा, क्योंकि लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर पाई बॉन्ड, और यहाँ पर OH पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या रहा होगा, पाई बॉन्ड, फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, और फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और आपको कुछ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। पाई बॉन्ड, यहाँ पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, एंड हियर इट विल बी OH पॉजिटिव, राइट, यही बात रही होगी। नेक्स्ट ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, और आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा, बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, एंड हियर इट इज द पाई बॉन्ड। फिर से क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, और ये पाई बॉन्ड वापस से ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। बस पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में चेंज हो गई है ना। तो यहां पर क्या हो गया, OH आ गया, राइट, यही बात रही होगी। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये 1 था, ये क्या था 2, ये क्या है 3rd है, एंड दिस वन इज द 4, एंड दिस वन इज द 5। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इनका क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, कुछ ऐसा बनेगा। सॉरी, यहां पर हम क्या दिखाओगे आप, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और यहां पर क्या आ रहा होगा, ऐसे ही कुछ रहा होगा। यहां पर क्या रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड हियर इट विल बी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इन सब में से ये बना है ना। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो किससे बनता है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम लोग क्या बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। यही क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या है, सबसे कम है। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास में, जैसे कि 1 और 5 को देखो, इनकी एनर्जी क्या है हमारे पास में, ऑलमोस्ट सेम है ना। तो लेट्स सपोज कि 1 और 5 वाला ये हमारे पास में उसकी एनर्जी सबसे कम रही होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल है। मतलब क्या, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या रही होगी। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात करी जाए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रही होगी, बताओ। 1 और 5 का क्या होगा, सेम होगा, और इनकी क्या होगी, ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, 2 और 4 के कंपैरिजन में, 2 एंड 4। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, क्योंकि यहां पर चार्ज सेपरेशन क्या है, ज्यादा है, इसी वजह से अपोजिट चार्जेस है ना, चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इनमें क्या है, कम है, इसी वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से हैं, 1 और 5 वाले। यानी कि यहां पर क्या रहा होगा, जो 1 और 5 का जो हमारे पास में एनर्जी है, क्या 1 और 5 का जो एनर्जी है, यहां पर किसका एनर्जी है, 1 और 5। लेट्स सपोज इसमें 3 ही है ना, एक ये वाले हो गया, एक ये, और एक ये हो गया। तो फिर हम इसको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान के चलो कि ये है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या रहा होगा, 1 और 5, यहां पर क्या रहा होगा, 4 एंड 2 एंड 4, 2 एंड 4। और यहां पर क्या रहा होगा,
थर्ड। तो जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं 1 और 5, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है, ठीक ना, यानी कि किसके किसके बीच का, रेजोनेंस हाइब्रिड और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच का जो एनर्जी गैप रहा होता है, उन्हीं एनर्जी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। और इसको किससे कैलकुलेट किया जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट किया जाता है। अब होता क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो देखना होगा हम लोग को, ठीक है ना। जैसे कि एल्किन में अगर हम लोग हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड या फिर बोल सकते हो क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड का हम लोग रिएक्शन करवा दें, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो जाता है, वो सैचुरेटेड एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अनसैचुरेटेड एल्कीन जो होती है हमारे पास में, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सैचुरेटेड एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो लिखो पहले इतना और उसके बाद उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, कि हम लोग को किसके हेल्प से कैलकुलेट करना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, राइट। अगर हम बात करें सबसे पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हेडिंग डालो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हमें क्या समझना है सबसे पहले, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि हम लोग क्या करवाते हैं, एल्किन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले आप ये देखो हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हमारे पास में क्या रहा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जब अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है ना, जैसे कि हम क्या लिख लेते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है। यह हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या रही होती है, ठीक ना। तो देखो जैसे कि मेरे पास क्या है ना, सबसे सिंपलेस्ट एल्किन क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट एल्किन क्या होता है बताओ, सिंपलेस्ट एल्किन इज द इथीन होता है, यही है सबसे सिंपलेस्ट। इसका रिएक्शन किसके साथ में करवा दिया जाए, हाइड्रोजन के साथ में। किसके साथ में करवा दिया गया, हाइड्रोजन के साथ में। तो जैसे ही हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर क्या होता है, एक पाई बॉन्ड जो है, यहां पर क्या है, एक पाई बॉन्ड है। तो यहां पर का ये पाई बॉन्ड जो है ये क्या होता है, ब्रेक होता है। पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, वन पाई बॉन्ड ब्रेक। एंड यहां पर होता क्या है, साथ में हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट। निकेल लो हो सकता है या फिर पैलेडियम हो सकता है या फिर प्लेटिनम हो सकता है। ये क्या है, कैटलिस्ट है। क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट समझ में आता है ना आपको, वो ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं बट रिएक्शन का रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो एल्किन है यानी कि इथीन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में, सैचुरेटेड एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होंगे, दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये एक सिग्मा नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और एक ये नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर क्या हो गए, टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो ये क्या था, पाई बॉन्ड जो है ये क्या होता है हमारे पास में, बता दो, ये तो क्या होता है, वीक होता है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं कि नहीं बताओ। सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड्स, राइट, यही बात रही होती है। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर रहे होते हैं। अब अगर वीक से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप समझो ना कि यहां पर स्ट्रॉन्गर है मतलब क्या है, वो ज्यादा स्टेबल है। स्ट्रॉन्गर है मतलब क्या, ज्यादा स्टेबल है, हम बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्गर दैट मीन्स व्हाट, ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और अभी अभी बताया कि ज्यादा स्टेबल मतलब क्या, एनर्जी कम, इसकी एनर्जी क्या हो रही होगी,
कम रही होगी, और इस एल्कीन की एनर्जी क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी, एनर्जी इसकी क्या रही होगी, कम, एनर्जी इसकी कम रही होगी, और इसकी एनर्जी क्या रही होगी, इस वाले एल्कीन की एनर्जी जो है वो क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ, एक की एनर्जी है कम और एक की एनर्जी है ज्यादा, है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा है, किस में तरफ जा रहा है, कम की तरफ जा रहा है। तो फोर्स श्योर बात है कि यहां से क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक ना। और रिएक्शन कैसा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा रहे हैं एल्किन के साथ में, इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, राइट। तो ये होती है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब क्या है, हमने क्या कहा कि ये जो हमारे पास में एल्कीन है, इसमें क्या है, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक है, और वीक है मतलब फोर्स श्योर बात है कि यहाँ पर ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ये पाई बॉन्ड रहने की वजह से ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी एनर्जी अगर कम हो रही है मतलब फोर्स श्योर बात है कि यहाँ पर से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से कुछ भी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। माइनस साइन कब लगाते हैं हम लोग, जब हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अभी कुछ दिन पहले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात किया था, जहां पर हीट एब्जॉर्ब होता है वहां पर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और जहां पर रिलीज होता है वहां पर क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो x किलो जूल पर मोल यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर से हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब डिफाइन कर सकते हैं, बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डिफाइन कैसे करोगे बोलो, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड the amount of heat released during hydrogenation is known as during hydrogenation. During hydrogenation reaction is known as heat of hydrogenation. उसी को क्या कहा जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है, ये है ना, कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या फिर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो नोट करो इतना, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या बात किया कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है, जहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है ना। यानी कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी ऐसा रिएक्शन मतलब क्या, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कि हम लोग क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, सिंपल देखो आप, इस एल्किन में क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीट ऑफ सॉरी रिएक्शन जो है, रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, निकेल के प्रेजेंस में करवाएंगे। निकेल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, फिर प्लेटिनम हो सकता है, और ये किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं। हो क्या रहा है इस रिएक्शन में कि एक जो पाई बॉन्ड जो कि इथीन में प्रेजेंट है, वो पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और दो नए सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। और हम लोग को अच्छे से पता है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड, है कि नहीं।
ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड में, तो इसी वजह से यहाँ ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब अगर स्ट्रॉन्गर है इसका मतलब क्या है, ज़्यादा स्टेबल रहे होंगे, स्ट्रॉन्गर है मतलब क्या, ज़्यादा स्टेबल रहे होंगे, और ज़्यादा स्टेबल रहे होंगे मतलब एनर्जी क्या होगी इसकी, कम होगी, वहाँ पर एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर यहाँ पर एनर्जी थी रिएक्शन में, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिला हमको उसकी में एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, तो फोर्स श्योर बात है कि ये एनर्जी क्या करी होगी, रिलीज करी होगी इस रिएक्शन में, है ना, ये क्या क्या होगा, एनर्जी रिलीज क्या होगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट जो रिलीज हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो क्योंकि अगर हमारे पास में हीट रिलीज हो रही है तो अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या बोला फिर कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को डिफाइन आप कैसे करोगे, तो जो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिलीज होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिलीज होगा ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है ये। अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना, कि यानी कि रेजोनेंस एनर्जी का इससे क्या लेना देना है, कैसे हम लोग इसके हेल्प से रेजोनेंस एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर हम क्या ले आए ना साइक्लोहेक्सिन, क्या साइक्लोहेक्सिन, क्या करते हैं साइक्लोहेक्सिन में हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवा दें, मिटा दें इतना। जैसे कि हम यहां पर क्या क्या ले आए, एक साइक्लोहेक्सिन है, कुछ इस तरीके से है ये। तो यहां पर क्या रहा होगा, ये साइक्लोहेक्सिन है मतलब एल्किन है। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ में करवा दिया, हाइड्रोजन के साथ में, किसके प्रेजेंस में, कोई भी कैटलिस्ट ले लो, निकेल ले लो या फिर पैलेडियम ले लो या फिर प्लेटिनम ले लो, ठीक है ना। तो जैसे ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो जब ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है तो यहां पर से 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या, 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 120 किलो जूल पर मोल्स, ठीक ना। यानी कि जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो डेल्टा एच का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 120 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है ना। माइनस माइनस रिलीज हो रही है ना, माइनस साइन लगाओगे आप, ठीक है ना। कितना, माइनस 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि 1 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सिन का रिएक्शन जब हम लोग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेन मिलता है। क्या मिलता है, 1 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेन मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर से जो हीट रिलीज हो रही है यानी कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसको और ऐसा भी लिखा जा सकता है, इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना, ऐसा भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहां से 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब क्या करें कि अब देखो यहां पर एक पाई बॉन्ड के रिमूवल की वजह से, एक पाई बॉन्ड जब रिमूव हो रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड जब फॉर्म हो रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। बट जब हम क्या करेंगे, लेट सपोज कि कोई दूसरा एक हम क्या ले लें, एल्किन ले लें जिसमें कि क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो जब इसमें रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या होगा बताओ, यहां पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाया जाता है तो अगेन यहां से आप पाई बॉन्ड हटाओ और क्या बना दो, सिग्मा बॉन्ड बना दो, है ना। आपने क्या किया, पाई बॉन्ड हटाया और क्या बना दिया, यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना दिए, यानी कि इसका फॉर्मेशन होगा ये, है कि नहीं। तो होना क्या चाहिए, इसका नाम क्या होगा ये तो आप बता सकते हो ना, साइक्लोहेक्सा 1 2 4 1 3 डाइन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइन।
तो इसका जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाया जाता है तो यहाँ पर जो इंथैल्पी रिलीज होती है ना, यानी कि जो यहाँ पर इंथैल्पी हम लोग को ऑब्जर्व होता है, या फिर बोल सकते हो क्या एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन देखा गया, क्या एक्सपेरिमेंटल वो कितना निकल कर के आया था 230 किलो जूल। कितना 230 किलो जूल पर मोल, ठीक ना। एक मोल में इतना एनर्जी रिलीज हो रही थी, है ना। कितना 230 किलो जूल पर मोल। तो आप समझो यहां पर कि एक पाई बॉन्ड जब रिमूव हो रहा था तो इंथैल्पी जो रिलीज हो रही थी वो कितनी थी -120। तो 2 पाई बॉन्ड के होने की वजह से कितना होना चाहिए था 240 होना चाहिए था। अगर हम कैलकुलेशन करते तो डेल्टा एच कैलकुलेटेड जो निकल के आता, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड जो निकल के आता, वो कितना निकल के आता बताओ 240 किलो जूल पर मोल निकल के आना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है -230 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है कुछ ना कुछ क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना एनर्जी का लॉस हो गया 10 का, ठीक है ना। कितना का लॉस हो गया 10 का। यहाँ पर 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो गया, किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। और ये जो लॉस्ट एनर्जी है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही है ये, है ना। कि एक पाई बॉन्ड के रिमूवल की वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की जो अमाउंट थी हमारे पास में वो कितनी थी -120 किलो जूल पर मोल। तो दो के लिए कितनी होनी चाहिए थी -240। ये कैसे आया 120 इंटू में कितना हो गया 2 हो गया, तो 240 किलो जूल पर मोल आना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि यहाँ पर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू है वो कितनी है -230 किलो जूल पर मोल है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गया, लूज हो गया। किसकी वजह से लूज हो गया, रेजोनेंस की वजह से। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी। जो लॉस्ट एनर्जी हो गए है ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। कितना किलो जूल पर मोल, सॉरी यहाँ पर 232 लिख दो, 232 था, तो 10 की जगह पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली इतना, एक्सपेरिमेंटल डाटा इतना था। हाँ मतलब समझो बस आप चीज़ों को कि एक्सपेरिमेंटली जो था उससे क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, कम आती है। तो जो एनर्जी हमारे पास में खर्च हो गई है या फिर लॉस्ट हो गई है, वो लॉस्ट एनर्जी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है। क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। जैसे कि अब हम क्या ले लें, अब और एक पाई बॉन्ड बढ़ा दें, ठीक ना। और एक पाई बॉन्ड बढ़ा देंगे तो क्या हो जाना चाहिए था, एनर्जी जो है मतलब बोल सकते हो कितनी हो जानी चाहिए थी 120 को आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना निकल के आ रहा है 360। तो एक्सपेरिमेंटल जो पाया गया था वो एक्सपेरिमेंटल कितना था 208 था। कितना था 208 था। तो देखो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, बेंजीन। बेंजीन का हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का क्या करवाया हमने, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। H2 के साथ में रिएक्शन करवाया। तो जैसे ही H2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, चाहे निकेल हो, चाहे पैलेडियम हो या फिर प्लेटिनम हो, कुछ भी ले लो आप कैटलिस्ट के तौर पर, तो फाइनली ये क्या मिल गया हम लोग को, साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। अब ये साइक्लोहेक्सेन मिलने पर यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो एक्सपेरिमेंटल जो पाया गया था वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना था, एक्सपेरिमेंटल जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था वो था हमारे पास में 208 किलो जूल पर मोल था। और अगर हम कैलकुलेटेड की बात करें तो डेल्टा एच कैलकुलेटेड जो होगा वो कितना निकल के आया था 360 किलो जूल पर मोल निकल के आएगा। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा बता दो आप, इतना से इतना को माइनस कर दो, कितना आ रहा है बताओ 156। तो लॉस्ट एनर्जी कितना है 156 आ रहा, 52 आएगा, 52 किलो जूल पर मोल आएगा ना। तो ये जो है ये क्या है हमारे पास में लॉस्ट एनर्जी है। और इसी लॉस्ट एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही है। ये जो लॉस्ट एनर्जी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही है। ये कोई दिक्कत इसमें,
नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या है, रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा बताओ। उधर लिखना हो चुका, ऊपर बताओ, ऊपर लिखना हो चुका है ना। तो रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, रेजोनेंस एनर्जी बोलो या फिर लॉस्ट एनर्जी बोलो या फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक ना। इसके अनेक नाम हैं, ठीक ना। क्या क्या लिख सकते हो आप, रेजोनेंस एनर्जी बोलो, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डीलोकलाइजेशन एनर्जी, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस्ट एनर्जी। बताओ ये लिखना हो चुका है, हो चुका है, नहीं हुआ है, ये तो हो गया है ना। या फिर आप क्या लिख सकते हो इसी चीज को, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। तो ये क्या होता है हमारे पास में, जो एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो हमारे पास में क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, माइनस में क्या होगा, कैलकुलेटेड। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड। बोलो बात समझ में आ रही है ये, हाँ। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, डिफरेंस होता है इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, कैलकुलेटेड बॉन्ड सॉरी एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, माइनस में क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ठीक ना। ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ही तो है, या फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ही बोल सकते हो, ठीक ना। क्या बोल सकते हो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल सकते हो, ठीक है ना। इधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं, बताओ मिटा दूं। तो ये आप डिफाइन कर सकते हो इजीली, द डिफरेंस इन द, किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, सिंपल है, आपको तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। द डिफरेंस इन द कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलो, या फिर क्या बोल सकते हो, कैलकुलेटेड बॉन्ड डिसोसिएशन, सॉरी एक्सपेरिमेंटल ना, पहले क्या है एक्सपेरिमेंटल, डिफरेंस इन द एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एंड कैलकुलेटेड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। बोलो बात समझ में आ रही है, आप कैलकुलेशन कर लोगे आप, है ना। तो जो लॉस्ट एनर्जी होती है उसी को क्या कहा जाता है, यहां पर से क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लॉस्ट ऑफ एनर्जी रहा होता है ना। और वो लॉस्ट एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी या फिर डीलोकलाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी या फिर डीलोकलाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। किसके इसके बीच का डिफरेंस रहा होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू रहा होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल से माइनस कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी या फिर जो लॉस्ट एनर्जी है, या फिर डिलोकलाइजेशन एनर्जी बोल दो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, वो मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, कि ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी,
तो पहले इतना नोट करो और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी का कंपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका एरोमेटिसिटी भी आ जाएगा। फिलहाल हमने आपको एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी क्या होती है वो आपको नहीं पढ़ाया है। अभी नेक्स्ट जब रेजोनेंस पढ़ा लूंगा ना उसके बाद आपको पढ़ा दूंगा कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो एरोमेटिसिटी देखेंगे उसके बाद में, ठीक है ना। फिलहाल आप कुछ बातों को ध्यान में रखना, जो एरोमेटिक है उसको हम एरोमेटिक बता देंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड से, बस उतना आप फिलहाल के लिए मान लेना, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में डिस्कस करेंगे सबके बारे में। फिलहाल आपको बताओ ये बात समझ में आ रही है ना। हमको क्या करना है, कंपेयर करने आनी चाहिए। क्या कंपेयर करने आना है कि रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, राइट। तो इतना नोट करो।